नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत का जो 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, भारत का जो जनरल इलेक्शन है, उसके ऊपर हम लोग कुछ बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर मुद्दा एक ही है, पूरे भारत में एक ही विमर्श है कि मोदी जी आएंगे या मोदी जी जाएंगे। तो हम भी जो विमर्श करने वाले हैं वो इसी आधार पर करने वाले हैं। हम मोदी जी की स्ट्रेंथ और वीकनेस पर ही बात करने वाले हैं, क्योंकि दूसरे प्लेयर्स के बारे में बात करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि दूसरा कोई प्लेयर उनके सामने खड़ा ही नहीं है। यदि हम कांग्रेस की बात करें तो अभी कांग्रेस की स्थिति अमूमन वैसी ही है जैसे 2019 में थी, काफी कमजोर है, वो उनके मुकाबले खड़े नहीं हो सकते। अब एक एक पहलू जरूर है कि कांग्रेस एक अच्छा गठबंधन करने की कोशिश कर रही है, ताकि मोदी जी के सामने एक पूरा अपोजिशन जो है वो कंसोलिडेट होकर मोदी जी का मुकाबला कर सके। इन दोनों पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोदी जी के स्ट्रेंथ की। देखिए मोदी जी जब 2024 में चुनाव 2014 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो भाजपा को लगभग 32% वोट मिले थे, और इस 32% वोट के दम पे भाजपा ने अकेले अपने दम पर 282 सीटें अर्जित की थी। 2019 में लगभग 6.5% वोट शेयर बढ़ा भाजपा का, और 6.5% वोट शेयर बढ़कर उनका वोट शेयर हो गया लगभग 37.50% के आसपास, लगभग 37.5% वोट उनका भाजपा को मिला, और उसके दम पर उनकी सीटें 282 से बढ़कर हो गई 303 सीटें। 21 सीटें बढ़ गई, 21 सीटें बढ़ गई, वोट शेयर बढ़ा 6%, सीटें बढ़ गई 21। अब देखिए हम 24 से अगर 19 तक की जर्नी को ध्यान से देखें तो 14 से 19 तक की जर्नी को ध्यान से देखें तो 14 से 19 की जर्नी में कुछ ऐसे डिजास्टरस चीजें भी हुई थी जिसको विपक्ष ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। राफेल डील का गुब्बारा हुआ फटकर बाहर आया सच कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई। जीएसटी मोदी जी ने इम्प्लीमेंट की, निश्चित तौर पर उससे शुरुआत में देश की अर्थव्यवस्था को झटका लगा, नो डाउट, लेकिन धीरे धीरे आखिर देश आज एक अच्छी गति पकड़ चुका है उसी जीएसटी के कारण। नोटबंदी की गई, नोटबंदी से भारत की जीडीपी लगातार गिरी, लगभग 2% की गिरावट हमने लगभग 8 क्वार्टर तक देखी। ये बिल्कुल सच बात है कि नोटबंदी से भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची, लेकिन ये सारे मुद्दे विपक्ष ने बनाए। लेकिन मोदी जी ने 2019 में जब 6% का वोट शेयर ज़्यादा अर्जित किया तो उन सारे सवालों का जवाब मिल गया कि देश का भरोसा मोदी जी पर है, मोदी जी जो भी फैसले ले रहे हैं वो देश हित में ही ले रहे हैं, और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, देश को ये भरोसा था, आज पड़ भी रहा है। भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक कम हो रहा है, डिजिटल करेंसीज की जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ रही है, और हम दुनिया में सबसे ज़्यादा, फिर से ध्यान दीजिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करने वाली कंट्री बन चुके हैं। भारत का यूपीआई पूरी दुनिया उसे अप्रिशिएट कर रही है, यूपीआई सिस्टम को, और इसे अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े देश भी रिसर्च करने पर लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं नोटबंदी उसका पहला स्टेप था। उसके भी पहले हम जाएं तो जनधन योजना जो थी वो शायद पहला स्टेप था, जिससे सभी के पास खाते हो जाएं। जब सभी लोग बैंकिंग से जुड़ जाएंगे तभी यूपीआई जैसा कॉन्सेप्ट सक्सेस हो पाएगा, क्योंकि आज हम यूपीआई पान ठेले पर करते हैं, हम यूपीआई के थ्रू हम गुपचुप खाते हैं, हम यूपीआई के थ्रू सब्जियां खरीदते हैं। पहले शायद इन गुपचुप वाले के पास, पान ठेले वाले के पास, सब्जी वाले के पास बैंक अकाउंट ही नहीं था, तो हम यूपीआई का फायदा उनके साथ ट्रांजेक्शन करके नहीं ले सकते थे। तो कहीं ना कहीं जो जनधन योजना थी वो शायद इस डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए बेंचमार्क बनी, और उसका आगे फायदा होता हुआ दिख रहा है कि हमारा जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स है वो लगातार बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर इससे भ्रष्टाचार में लगाम लगेगी, धीरे धीरे लग भी रही है, और आगे मुझे उम्मीद है कि और ज़्यादा भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। नोटबंदी नोटबंदी के बाद हमने जीएसटी की बात की, हमने राफेल की बात की। इन सारी चीज़ों को मोदी जी ने ध्वस्त किया, और 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ उनकी वापसी हुई, 6% वोट शेयर बढ़ गया। अब आते हैं 19 से 24 के बीच में क्या हो सकता है, और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको विपक्ष अपना हथियार बनाएगा और मोदी जी अपना हथियार बनाएंगे, क्योंकि मुद्दे दोनों ही पक्ष के पास होता है। राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा 19 तक सॉल्व हो गया, ठीक है, उसका लाभ जितना मिलना था वो मिल चुका है। अब राम मंदिर बन रहा है, निश्चित तौर पर 24 से पहले मुझे ऐसा लगता है कि उसका उद्घाटन हो जाएगा, और वहाँ पर मूर्ति स्थापना हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसकी बाकी चीज़ें जो हैं वो होनी होंगी, और उसका लाभ भी हालांकि 24 में मिलेगा कि जब वो मंदिर जब ओपन होगा और जब जनता का आना जाना वहाँ शुरू होगा तो उसका भी लाभ जरूर मिलेगा। तो राम मंदिर एक मुद्दा समाप्त हुआ। अब मुद्दा बचता है यूसीसी, और यूसीसी के साथ साथ इसके पहले जो धारा 370 खत्म की गई, हम उस पर भी बात करेंगे। तो कश्मीर का मुद्दा हो और यूसीसी का मुद्दा हो, ये दो मुद्दे बड़े ही हॉट टॉपिक्स होंगे 2024 के चुनाव में, और विपक्ष लगातार इन्हीं मुद्दों में फंसा रहेगा। विपक्ष
को मोदी जी ग्राउंड देते हैं कि आप खेलो, और किस चीज पे खेलो, कौन सी बॉल खेलो, तो वो तय कौन कर रहा है? वो तय करती है भाजपा। और लगातार कांग्रेस उन्हीं के पिच पर, उन्हीं की बॉल्स में फंस कर रह जाती है। कांग्रेस को मौका ही नहीं मिलता है कि वो महंगाई पर बात करे, कांग्रेस को मौका ही नहीं मिलता वो बेरोजगारी पर बात करे, कांग्रेस को मौका ही नहीं मिलता वो विकास पर बात करे। कारण ये है, ये सारे के सारे मुद्दे कांग्रेस के समय में भी रहे, और भारत की स्थिति इनसे भी ज़्यादा बुरी थी। तो जब इन सारे मुद्दों पे कांग्रेस यदि बोलने की कोशिश भी करती है तो उसे इतिहास गिनवा दिया जाता है, और यहीं पर कांग्रेस आ जाती है बैकफुट पर। कांग्रेस के पास आज भी लगभग 7 से 8 राज्यों में उसकी सरकार है। किसी भी राज्य की ग्रोथ इतना बेंचमार्क वो ग्रोथ नहीं दे पा रही है कोई राज्य, जहां पर कांग्रेस उसे मॉडल के तौर पर प्रोड्यूस कर सके कि देखो हमारे पास ये राज्य मिला, हमने इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दी, और हम भाजपा को इस मॉडल के आधार पर हरा सकते हैं। ऐसा कोई भी बेंचमार्क कांग्रेस ने नहीं दिया। अमूमन वहाँ की जनता, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई भाजपा को छोड़कर, वहाँ की जनता को यही लगा कि यार पहली सरकार ये ज़्यादा बेहतर थी। ठीक है, ये सच बात है, ये सच्चाई है, कहीं पर भी इसमें दो राय वाली बात नहीं। इसलिए कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक पंचवर्षीय के बाद दूसरा पंचवर्षीय किसी भी स्टेट में रिपीट नहीं कर पाती। अब चलिए कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस को पिछली बार यानी 2019 में 19% वोट मिला था, और 0.6% वोट शेयर उसका बढ़ा। इस 0.6% वोट शेयर बढ़ने के कारण उनकी सीटें 44 से हुई 58। ठीक है, यानी लगभग 8 सीटें उनको ज़्यादा मिली, 56 हुई, 8 सीटें उनको ज़्यादा मिली, और वोट शेयर मात्र उनका बढ़ा 0.1%। अब बचता है कांग्रेस के पास कि कांग्रेस अपने ग्राउंड को मजबूत कैसे करे। तो कांग्रेस अपने ग्राउंड को मजबूत सिर्फ इस आधार पर कर सकती है कि उसको अपने वोट शेयर को बढ़ाना होगा। लगभग 6 से 8% वोट शेयर और ज़्यादा कांग्रेस को ऐड करने होंगे। यदि कांग्रेस ये करने में कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर वो 100 से ज़्यादा भी पहुंचेगी, 120 सीटों तक भी वो जा सकती है इंडिविजुअली अपने दम पे। लेकिन कांग्रेस के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब वो कंसोलिडेट होकर एक विपक्ष, एक INDIA नाम का जो विपक्ष उन्होंने बनाया है, ये INDIA यदि मोदी जी के सामने इकट्ठा खड़ा होता है तो वहाँ कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस के स्टेट्स के अंदर जब वो सीटों की बार्गेनिंग करने जाएगी तो जिस स्टेट में जो छत्रक मजबूत है, जैसे वेस्ट बंगाल में TMC काफ़ी मजबूत है, वो TMC कांग्रेस को बिल्कुल भाव नहीं देगी, सीटें नहीं देंगी। यूपी में समाजवादी पार्टी मजबूत है, वो कांग्रेस को सीटें नहीं देंगे। बिहार में RJD और JDU मजबूत है, कांग्रेस का यदि गठबंधन उनके साथ होता है तो वो दोनों भी कांग्रेस को सीटें नहीं देंगे। इस तरह से यदि हम देखें तो कांग्रेस को गठबंधन करने में जहां वो एक विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी कमजोर कर पा रहा है या करते जा रहा है, क्योंकि उसे जब सीटें ही नहीं मिलेंगी तो उसकी खुद की परफॉर्मेंस कैसे सुधरेगी, और जब तक उसकी खुद की परफॉर्मेंस नहीं सुधरेगी तो वो INDIA को लीड कैसे करेगा। और इसी का फायदा भाजपा को मिलता है निश्चित तौर पर। यदि बाइपोलर इलेक्शंस भारत में हो, यानी दो तगड़ी पार्टियां या दो तगड़ा पक्ष यदि एकजुट होकर चुनाव लड़े, यानी भाजपा या NDA वर्सेस इंडिया यानी INDIA, ठीक है ना, यदि ये दोनों के दोनों बाइपोलर होकर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर मुकाबला बहुत ही मजेदार होगा, और ये 45:55 हो सकता है। मैं ये नहीं जानता कि ये 55 NDA होगा या INDIA होगा, मैं ये भी नहीं जानता कि 45 NDA होगा या INDIA होगा, लेकिन मुकाबला इतना तगड़ा होगा कि लास्ट तक हम ये नहीं कह पाएंगे कि कौन सा पक्ष जीतेगा और कौन सा पक्ष हारेगा। लेकिन भारत की जो राजनीतिक समीकरण है, उन समीकरण में मुझे बिल्कुल नहीं दिखता कि भारत में कभी भी जनरल इलेक्शंस अभी इस परिस्थिति में 2024 में बाइपोलर हो पाएगा। ये जो INDIA का जो ये पूरा का पूरा कुनबा है, ये कुनबा ही आपस में एकजुट नहीं हो पाएगा, और एक राज्य कांग्रेस को भाव नहीं देंगे तो दूसरा भी नहीं देगा, तीसरा भी नहीं देगा, कांग्रेस फंस कर रह जाएगी। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इनका, ये सीट की बार्गेनिंग तक या सीट के आवंटन तक में आते आते ध्वस्त हो जाएगा, जिसका फायदा सीधा भाजपा को मिलेगा। और भाजपा को यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है भाजपा की, कि उसके सामने कोई भी एक कंसोलिडेटेड सिंगल पार्टी उसका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। जहां जहां पर बाइपोलर इलेक्शंस होते हैं, आप राज्यों में देख लीजिए, जहां जहां बाइपोलर इलेक्शंस होते हैं राज्यों में, वहां भाजपा को सीधे सीधे नुकसान होता है या भाजपा को सीधे सीधे तकलीफें आती हैं। आप महाराष्ट्र का इलेक्शंस देख लीजिए, आप कर्नाटक का इलेक्शंस देख लीजिए, ठीक है, कर्नाटक में भाजपा हारी, कांग्रेस जीती अपने गठबंधन के साथ, क्योंकि बाइपोलर इलेक्शंस थे। महाराष्ट्र में NCP काफी ताकतवर है, और NCP के मुकाबले यदि हम स्टेट की बात करें तो NCP काफी ताकतवर है अपने क्षेत्र में, और भाजपा वहां पर
सीधे सीधे अपना बहुमत हासिल नहीं कर पाती है। ये पूरी की पूरी जो परिस्थिति है, इन परिस्थितियों में हम 2024 का चुनाव देखेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या 2024 में मोदी जी हार सकते हैं? तो फिलहाल मेरा जवाब है कि मोदी जी नहीं हार सकते। मोदी जी को फिलहाल हराना असंभव है। नमस्कार।